तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ सियासत में साजिश इस कदर होगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आरोप का आधार क्या है कि मोदी और शाह के अचानक राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने की जो जिद है, उसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों उन्हें अचानक एकाएक ईडी को एक्टिव करना पड़ा? एक एक उदाहरण और पर्दे के पीछे की कहानी, वो सच जिसे जानकर आप भी हैरत में रह जाएंगे। क्योंकि 11 साल में, जी 11 साल, यानी कि 2014 से लेकर 2025, 11 साल हो गए, मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गांधी परिवार पर अचानक यह फैसला क्यों ले लिया? उससे पहले सवाल इस बात का भी है दोस्तों कि क्या गुजरात लॉबी समझ रहे हैं ना आप, और गांधी परिवार, इनके बीच टकराव इस कदर बढ़ चुका है कि मोदी और शाह ने, ऐसा लगता है कि यह इरादा कर लिया है कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, इन सभी को जेल भेजकर ही वो चैन लेंगे। क्या टकराव इस कदर बढ़ चुका है कि जेल भेजने की नौबत आ गई है? दोस्तों, इस दौर में, या यूं कहूं कि 2014 के बाद से आप देख लीजिए, ऐसा कौन सा लम्हा नहीं है जब केंद्रीय जांच एजेंसियां, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कब किसको दबोच ले, गिरफ्तार कर ले और जेल भेज दे, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री तक नहीं बचे। ईडी ने जिस फाइल को, जिस केस को, दिलचस्प बात बता रहा हूं दोस्तों, 2015 में बंद कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके पास कोई सबूत नहीं है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, अब चार्जशीट की बात की जा रही है। मतलब क्या है? संकेत क्या है? चार्जशीट के बहाने मोदी और अमित शाह क्या वाकई में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, जिसका जिक्र कांग्रेसी कर रहे हैं? मामला दिलचस्प है। नेशनल हेराल्ड का जो केस है, इस केस की जो दास्तान है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। मगर उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि यह केस, जिस केस को लेकर एकाएक ईडी एक्टिव हुई है, जब ईडी के डायरेक्टर हुआ करते थे उस वक्त, जो जांच के अधिकारी थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने फाइल पर यह लिखा, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं है, यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं लगता। और बाद में वही केस जिस पर अब चार्जशीट दाखिल हो रही है, उसी केस की पीएमओ के प्रेशर में आकर एक बार फिर से चार्जशीट की बात की जा रही है, उसे दोबारा खोला जा रहा है, उस पर चार्जशीट हो रही है ना दिलचस्प बात? यानी पहले कहा गया कि इस केस में दम नहीं है, लेकिन अब बात चार्जशीट की आ रही है। ऐसे में सवाल यह कि 11 साल के बाद ऐसा क्या हुआ? मोदी ने गांधी परिवार पर अचानक यह फैसला क्यों लिया? क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? वो कहानी जिसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ संजोग नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और दूसरी तरफ उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी के शिकंजे में। तो क्या वाकई में राजनीतिक रंजिश निकाली जा रही है? मोदी जी आजकल राहुल गांधी को लेकर क्यों बेचैन है? इंडिया गठबंधन से, विपक्ष से इतनी बेचैनी क्यों है? इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है वो मौजूदा परिस्थितियां, जिसमें कहीं ना कहीं संकेत साफ है कि एक बड़ा विपक्ष का कुनबा राहुल गांधी के पीछे खड़ा हो सकता है। उदाहरण दूंगा आपको, लेकिन आप कहेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ कहेंगे कि आर्थिक स्थिति देश की डामाडोल है, ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का पैसा डूब रहा है, ध्यान भटकाने के लिए बैंकों की हालत खस्ता हाल है, ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए महंगाई है, इन्फ्लेशन है। ये तमाम ऐसी बहुत सी वजहें आप गिनवा सकते हैं। मगर एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह है, और वो कारण जो पर्दे के पीछे छिपी सियासी कहानी का सच बताया जा रहा है, और उसकी कहानी की थ्योरी जुड़ी है वक्फ की वोटिंग के बाद। वक्फ की वोटिंग जब हो रही थी, वक्फ एक्ट को लेकर दोस्तों जब वोटिंग हो रही थी, तब उस दौरान राज्यसभा में ऐसी एक घटना घटी जिसने मोदी और शाह दोनों को बेचैन कर दिया। दोनों हैरान परेशान हैं। वो घटना क्या थी? याद कीजिए, जब सदन में वक्फ पर वोटिंग हो रही थी, तब बहुत सी पार्टियां जो अब तक न्यूट्रल मानी जाती थी, न्यूट्रल मतलब ना तो वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, यानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी,
केजरीवाल इनके साथ भी नहीं और ना ही मोदी और अमित शाह के साथ, यानी एनडीए के साथ। वो किसी के साथ नहीं है। वही पार्टियां जब जब जरूरत पड़ती थी मोदी को, तब तक वो खड़ी हो जाती थी मोदी के साथ। लेकिन ये वो पार्टियां जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बड़ा चेहरा, उनके साथ भी खेल हुआ। चंद्रशेखर राव, केसीआर तेलंगाना मुख्यमंत्री, जगन मोहन रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, वाईएसआर कांग्रेस, कई छोटे मोटे दल, सबको उम्मीद थी, मोदी और शाह ने गणित लगाया था, कैलकुलेशन किया था कि यही पार्टियां वक्फ की जब वोटिंग होगी तब उसके दौरान वो एनडीए के साथ आकर खड़ी होंगी। मगर दोस्तों जानते हैं हुआ क्या था? राज्यसभा में वोटिंग हुई और वोटिंग के दौरान इंडिया अलायंस और एनडीए को उम्मीद थी कि 81 सांसद जो इंडिया अलायंस के थे, आंकड़ा 82, 83, 84, 85 तक पहुंच जाएगा, यानी कि 85 तक, जो कि इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी। विपक्ष में वोट पड़े तो यह आंकड़ा पहुंच गया 95, यानी कि वक्फ बिल ने पूरी कलाई खोल दी। मोदी के साथ खड़े होने वाले मोदी के खिलाफ हो गए और सीधे तौर पर यह साफ हो गया कि मोदी सरकार संकट में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ईडी और सीबीआई का जिक्र और फिक्र तब तब किया गया जब जब संकट आया मोदी सरकार पर। चंद्रबाबू नायडू के केस ही देख लीजिए। चंद्रबाबू नायडू जो इस वक्त 2 बैसाखियों में से 1 बैसाखी मोदी सरकार की है। तो ऐसे में राज्यसभा के भीतर जो कुछ हुआ उसने मोदी और शाह को बेचैन कर दिया। वक्फ बिल पर जो अब तक कलाई नहीं खुली थी वो कलाई खुल गई सरकार की, बेचैन कर दिया। जो पार्टियां न्यूट्रल हुआ करती थी वो मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई। नवीन पटनायक, चंद्रशेखर राव, ये तमाम ऐसे चेहरे थे, जगन मोहन रेड्डी, सब हैरान परेशान कि आखिरकार सदन में हो क्या गया। तभी उसी वक्त एकाएक 2 से 3 दिन के भीतर केस खुलता है नेशनल हेराल्ड का, यानी कि वो फाइल जो दबी हुई थी एक बार फिर से सामने आई, ईडी एक्टिव हुई और फिर वही खेल हुआ जिसकी उम्मीद थी, चार्जशीट। विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे, विपक्ष अलग हो, एकजुट ना दिखाई दे। 11 साल से छिपी मोदी सरकार की कमजोरी देश के सामने आई, उसे उजागर ना किया जाए, इसलिए पर्दे के पीछे यह खेल शुरू हुआ, ताकि एक बैसाखी भी अगर हिल गई नायडू या नीतीश में से, क्योंकि सरकार खड़ी है 240 के बहुमत पर, मोदी सरकार के पास 240 अपना आंकड़ा है, बीजेपी का आंकड़ा है, तो खेल इनकम टैक्स और ईडी का शुरू हुआ। फंड्स का पैसा नायडू नीतीश को किस तरह से मना लेगा यह बात तो मोदी और अमित शाह जानते थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि दाव वो भी उल्टा पड़ सकता है। इसलिए नेशनल हेराल्ड का केस बंद तिजोरी से बाहर निकल आया और अब तेजी से नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां थी लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में, सबको सील कर दिया गया और फिर उसके बाद चार्जशीट टाइप हुई। बात इतनी ही नहीं है दोस्तों, एक और उदाहरण जिसका मैंने जिक्र किया, एक नहीं 2 उदाहरण है। शाह साहब का ऑपरेशन गुजरात भी है। एक और कहानी, सियासी कहानी आपको समझनी चाहिए। हाल ही में जिस अंदाज में राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर अपनी गंभीरता और सक्रियता बढ़ाई है, कैसे गुजरात में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, मोदी और अमित शाह बेचैन हो गए, क्योंकि यही गुजरात है जिसको जीतने का चैलेंज राहुल गांधी दे चुके हैं और जहां अब चुनाव होना है वहां पर अधिवेशन हुआ और ठीक अधिवेशन तक बात सीमित नहीं रही। राहुल गांधी खुद 2 दिन के लिए गुजरात में ग्राउंड जीरो के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, नेताओं का जोश भर रहे हैं, अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो चुनाव जिताएगा उसे मंत्री बनाऊंगा। राहुल गांधी का एक नया सियासी अवतार देखने को मिल रहा है गुजरात में, वो भी देखिए। मान लीजिए हम गुजरात में चुनाव जीते, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से मंत्री बनेगा। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मतलब मान लो 6 सीटें हैं और वहां पे हम 1 सीट जीते और गुजरात का सबसे बड़ा नेता उस डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, तो उसको चांस नहीं मिलेगा। जहां तक बात
ईडी की है, तो ईडी काम कैसे करती है उसका जिक्र मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। याद कीजिए वो वाकया जब वित्त मंत्रालय से सदन के भीतर एक सवाल पूछा गया था कि 10 सालों में आपने, 10 सालों में मतलब 2014 से लेकर अब तक आपने कितने केस दर्ज किए पॉलिटिकल हस्तीज के खिलाफ, यानी कि जो पॉलिटिकल चेहरे हैं उनके खिलाफ। तब जवाब आया कि 2014 के बाद 193 यानी कि 193 ऐसे मामले हैं जो विपक्षी नेताओं के एमपी हुए, मंत्री हुए, पूर्व मंत्री हुए, मिनिस्टर्स हुए, उनके खिलाफ थे। 193 193 केसेस 10 सालों में। लेकिन आप ये जानकर हैरत में आ जाएंगे कि इन 193 केसेस में से 2 केस थे जिसमें आरोप सिद्ध हुए, महज 2। यानी 193 में से 191 केसेस ऐसे जिसमें ईडी सबूत ही नहीं रख पाई। यह है सियासत की एक और कहानी। तो दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी एक तरफ गुजरात में एक्टिव हो रहे हैं बिना बेपरवाह के, इस बात की टेंशन के कि उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ एक सियासी साजिश का जिक्र किया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं ये वही ईडी सीबीआई है जिसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े नेता जो विपक्ष में हुआ करते थे वो मोदी के साथ आ गए। वॉशिंग पाउडर से सारे दाग धुल गए। बड़े बड़े नेता जिन पे आरोप लगाए, जिनके खिलाफ बुकलेट छपवाई, उन्हें मुख्यमंत्री तक बना दिया और डिप्टी सीएम तक बना दिया। ये वही ईडी है दोस्तों जो अब एक्टिव हो चुकी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार करिए क्योंकि बिहार का चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में ईडी की बहार वहां भी देखने को मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।